तो हमने 4th पॉइंट तक हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया था। अब उसी से आगे इस चैप्टर को समझेंगे। तो जो 5th टॉपिक है वो है बदलता हुआ देहात। तो इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से जनता में जो राजा की छवि थी वो कैसी थी? मतलब उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईसवी के बीच राजा और जनता के बीच में जो रिलेशन था वो कैसा था? कितना अच्छा था, खराब था, कैसा था? तो अगर बात करें तो इसमें हम जो पढ़ते हैं अभिलेखों में बहुत सारी जानकारी मिलती है राजाओं के बारे में, लेकिन उनके रिलेशंस के बारे में जानकारियाँ बहुत कम मिलती है। अच्छी बातें मिलती हैं राजाओं के बारे में, लेकिन एग्ज़ैक्टली नहीं पता चलता कि उस समय राजा कैसे हुआ करते थे। तो इतिहासकारों ने इसको समझने के लिए इसका निराकरण करने का प्रयास किया है, मतलब अलग करने का, अलग तरीके से इसे समझने का प्रयास किया है। तो अलग तरीका क्या अपनाया इन्होंने? जातक और पंचतंत्र के जो ग्रंथ हैं या जो कथाएँ हैं, जातक और पंचतंत्र की, उनको पढ़ के समझने की कोशिश की है कि उस समय का शासन कैसा था। मतलब उस समय राजाओं की अ, छवि कैसी थी, उनकी इमेज कैसी थी जनता में, और जनता किस तरीके से फ़ील करती थी, वो क्या फ़ील करती थी राजा के बारे में। तो जो जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, वो कैसी हैं? मौखिक कहानियाँ हैं जिन्हें बहुत बाद में जातक कथाएँ पहली बार सहस्र शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। मतलब काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इन्हें लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। इससे पहले ये मौखिक कहानी थी, मतलब दादा-दादी की कहानियाँ जैसी होती हैं, वैसी ही ये कहानियाँ थी जिसे थ्रू टाइम पास ऑन करते गए, फिर बाद में इन्हें लिखा गया। ठीक है? तो गणतंतु जातक की एक कहानी में बताया गया है कि राजा जो होते थे वो अ, राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी थी, यानी कि राजा बहुत कुटिल हुआ करते थे, उनकी प्रजा अक्सर दुखी रहा करती थी। और ज़्यादातर इसमें जो है वृद्ध महिलाएँ, पुरुष, किसान, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं जो राजा से इतने ज़्यादा परेशान थे। रीज़न क्या था? उनकी शिकायतें हुआ करती थी कि दिन में डकैत नहीं, रात में डकैत उन पर हमला कर देते थे, और दिन में जो है राजा के जो अधिकारी थे वो एक तरीके से उनके यहाँ पे आके कर वसूला करते थे, उनसे कर वसूला करते थे। तो दिन में वो लोग टैक्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, और रात में उनके यहाँ पे डकैती हो रही है। तो दोनों तरफ से इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। राजा और प्रजा प्रजा विशेषकर इनके संबंध जो है अक्सर तनावपूर्ण ही रहा करते थे। तो राजा अपने राजकोष भरने में लगे रहते थे, और जनता की कोई सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो कृषि से जुड़ी हो या उनकी अपनी समस्याएँ, उनको उनके बारे में कुछ नहीं सुना करते थे। और इस तरह की कहानियाँ जो हैं जातक कथाओं में हमें मिलती है। और जब बहुत ज़्यादा जनता इससे त्रस्त हो जाती थी, तो वो जंगलों में भाग जाती थी। मतलब लोग अक्सर सब कुछ अपनी खेती-बाड़ी वगैरह छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे, ताकि वो राजा और इन डकैतों से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो ये थी राजा की छवि, ठीक है, जनता में। और इसी के साइड में एक स्रोत दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे अक्सर एमसीक्यू क्वेश एमसीक्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के में इसका उल्लेख मिलता है। उसका एक एक पाषाण अभिलेख में इसका ज़िक्र मिलता है। ठीक है, तो अभिलेख को शाक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों के उल्लेख में बनवाया गया था। तो ये अभिलेख जो है पाषाण अभिलेख है, इसमें इसका ज़िक्र मिलता है, और ये अभिलेख किसने बनवाया था? शाक शासक रुद्रदमन ने बनवाया था। ठीक है? तो अगर उससे आगे की बात करें तो ये झील क्या थी? ये जलद्वारों और तटबंधों वाली एक कृत्रिम जलाशय थी, जिसे मौर्य काल के दौरान एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नाम नहीं दे रखा हुआ है, और भीषण तूफान के कारण ये कई बार टूट चुकी है। तो इसका तत्कालिक तत्कालीन शासक जो थे उस समय रुद्रदमन थे, तो ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। ठीक है? इसके लिए प्रजा से कोई कर नहीं लिया था। ठीक है? पाषाण खंड पर इसका उल्लेख जो है हमें मिलता है। अभिलेख जो है लगभग 5वीं सदी का है। ठीक है? लगभग 5वीं सदी का अभिलेख है, लेकिन इसकी मरम्मत कई बार हो चुकी है। फिर गुप्त वंश के शासक जो थे, उनके द्वारा भी इसकी मरम्मत कराई गई थी। तो 2 बार इसकी मरम्मत कराई जा चुकी है, और मौर्य काल में एक राज्यपाल द्वारा इसे बनाया गया था, सुदर्शन झील को।
और जिसका ज़िक्र हमें कहाँ मिलता है? इसका ज़िक्र हमें मिलता है शाक शासक रुद्रदमन के एक अभिलेख से, पाषाण अभिलेख से। तो इतना हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। तो छठी शताब्दी के दौरान हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वही था कि जो है कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, कई परिवर्तन का काल माना जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। तो उसमें जो है उपज बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की गई कि लोहे का प्रयोग बढ़ गया, जिसकी वजह से उपज या खेती में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। तो उसी की बात की गई कि छठी शताब्दी के दौरान जो है खेती में विस्तार हुआ, मतलब अनाज जो है अब सरप्लस में होने लगा। यानी कि पहले से ज़्यादा खेती की जाने लगी है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी टाइम हुई। तो उसी की बात की गई है कि उपज बढ़ाने का एक तरीका हाँ, उपज बढ़ाने का जो तरीका था वो था हलों का प्रचलन। हलों का प्रचलन यानी हलों का इस्तेमाल ये लोग करने लगे थे, जो कि पहले नहीं होता था। ठीक है? हलों का प्रचलन हो गया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने किया। गंगा और कावेरी की जो उर्वर कछारी क्षेत्र था, वहाँ पर इस तरह के हलों का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया गया। लोहे के फाल लगे हलों का इस्तेमाल उपजाऊ भूमि की जुताई के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर गंगा घाटी में धान की रोपाई की जाने लगी। धान की रोपाई मतलब कि पहले वो लोग बीज को अंकुरित होने के लिए बीज को अंकुरित करते थे, फिर उसे बो देते थे। फिर बोने के बाद उनके जो पौधे थे वो जब सर्टेन या लेवल तक बड़े हो जाते थे तो उन्हें उखाड़ कर दोबारा बिठाया जाता था। तो इसे धान की रोपाई कहा जाता है। तो ये भी इसी टाइम पर की गई, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर इसके बाद लोहे के फाल लगे हलों की वजह से जो है उपज बढ़ने लगी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो लोहे के फाल लगे, फाल जो होते थे उनमें मतलब जो लोहे के फाल वाले हल थे, उनमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से उपज तेजी से बढ़ी या खेती में विस्तार हुआ? इसका रीज़न ये है कि जब खेती की जाती थी तो पहले लकड़ी के हलों का इस्तेमाल किया जाता था। तो एक ये हो गया लकड़ी का हल, ठीक है? तो लकड़ी का हल जो है 2 रीज़न था, एक तो मिट्टी को प्रॉपर्ली वो खोद नहीं पाता था, मिट्टी को गहराई तक नहीं खोद पाता था। दूसरा रीज़न था कि अ, बार-बार लकड़ी के हलों को जब मिट्टी में जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो उसका जो निचला हिस्सा जो ज़मीन में रगड़ता था वो घिस जाता था। तो इसकी वज़ह से जो है इतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती थी। गहराई तक मिट्टी की जो उर्वरकता है वो नहीं निकल आ पाती थी। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, बाद में लोहे के फाल वाले हल, यानी कि जो हल है उसके जो एज है, उसकी जो किनारी है, उस पर इस किनारी पर जो है ये लोग लोहे का फाल लगा देते थे, ठोक देते थे। अब इससे क्या होता था, एक तो ये मिट्टी को गहराई तक खोदता था। ठीक है? दूसरा, जो नीचे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी के वो सारे बाहर आ जाते थे, जिसकी वज़ह से जो है पौधों को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते थे और खेती अच्छी होती थी। तो ये रीज़न था लोहे के फाल लगो ल वाले हलों का इस्तेमाल किए जाने का, और जिससे खेती या उपज में जो है विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हो गया कि लोहे के फाल लगे हलों का इस्तेमाल तेज़ी से प्रचलन में आया, लेकिन ये हर जगह प्रचलन में नहीं था। जैसे पंजाब और राजस्थान की बात करें तो ये अर्ध-शुष्क इलाका था, इन क्षेत्रों में लोहे के फाल लगे हलों का इस्तेमाल जो है 20वीं सदी में शुरू हुआ, यानी कि हाल ही के टाइम पे 2000 ईयर या 9000 के दौरान 2000 या 900 के दौरान ही इसका इस्तेमाल शुरू होता है। तो किसान पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल नहीं देखने को मिलता। पूर्वोत्तर का इलाका जो था, जैसे अगर हम इसे नॉर्थ मान लें तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। अब जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है? तो पहाड़ी इलाकों में जो है, और मध्य पर्वतीय इलाके भी यहीं पड़ेंगे, या जो शिवालिक वगैरह का जो रेंज है वहाँ पर यहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर कुछ समतल एरिया है जहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है हमें लोहे के फाल लगे हलों का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलता, और देखने को मिलता है कुदाल। तो यहाँ पर ये लोग कुदाल से खेती किया करते थे। अब इसका रीज़न क्या था कि ये लोग कुदाल से खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा एरिया नहीं होता था कि वहाँ पर पूरा का पूरा हल लगाकर, बैल लगाकर जोता जाए। कुछ छोटी-छोटी ज़मीनें हुआ करती थी जहाँ पर ये लोग खेती किया करते थे, और उसके लिए कुदाल काफ़ी थी, तो ये लोग कुदालों का इस्तेमाल किया करते थे। फिर इसी के बाद जो है ये झूम खेती किया करते थे। झूम खेती या स्लैश एंड बर्न की जो खेती है वो किया करते थे। तो इस वजह से जो है ये छोटे इलाकों को जंगली झाड़-झंकाड़ को साफ करके, झाड़ वगैरह को
वहाँ पे खेती किया करते थे और उसके बाद खेती करने के बाद उस ज़मीन को परती छोड़ देते, यानी कि उसे छोड़ देते थे कुछ सालों के लिए, ताकि वो फिर से उपजाऊपन उसकी जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाए। तो झूम खेती किया करते थे, कुदाल का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए जहाँ जो है यहाँ पर भी कुदाल का उपयोग नहीं देखने को मिलता है। फिर बात करें कि हमने पढ़ा टॉपिक है अपना उपज बढ़ाने के तरीके, तो एक तो लोहे के फाल लगे हलों का इस्तेमाल किया गया। फिर उपजाऊ मिट्टी पर जो है सिंचाई के लिए जो है उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। तो सिंचाई करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कुओं और तालाबों, यहाँ तक कि नहरों के माध्यम से ये लोग सिंचाई करते थे। लेकिन ये भी इसमें भी 2 स्थितियाँ हैं कि व्यक्तिगत लोगों द्वारा भी कुएँ तालाब बनाए जाते थे। कृषक समुदायों ने मिलकर भी सिंचाई साधनों का निर्माण किया गया था, करने के प्रयास किए थे। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं, नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने के लिए वो लोग राजा या प्रभावशाली लोगों के पास जाते थे। उनके कामों का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन होता क्या था कि अक्सर राजा इस तरह की मदद नहीं किया करते थे। तो उस केस में वो लोग फिर इंडिविजुअली या गाँव के किसान ही मिलकर कुआँ खोदते थे, तालाब बनाते थे या फिर नहरों का निर्माण करते थे। तो इस तरह की भी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं अ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। तो ये हो गया कि खेती वगैरह कैसे होती थी। खेती के बाद ग्रामीण समाज में जो भिन्नताएँ थी वो भी देखने को मिलती हैं। ग्रामीण समाज में भिन्नताओं की बात करें तो आम तौर पर जो है खेती से जुड़े लोगों, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर खेती होती थी तो उसी के बारे में ज़िक्र मिलता है कि उनके बीच में भेद बढ़ रहा था। खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ रहा था, मतलब उनके आपस में ही भेद बढ़ रहा था। और ऐसी जो बातें हैं वो हमें बौद्ध कथाओं से पता चलती है। हर चीज़ को लेकर एक रीज़न दिया हुआ है, हर चीज़ का रीज़न है और उसका सोर्स बताया हुआ है। जैसे उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख जो है हमें मिल गया। फिर इसी तरीके से सामाजिक भिन्नताओं के लिए बौद्ध कथाओं से जानकारियाँ मिलती हैं। वो भी बहुत बेसिक कहानियाँ होंगी, लेकिन उससे इतिहासकार एज़ अ रेफ़रेंस यूज़ कर लेते हैं। तो वो है। ठीक है, तो भूमिहीन खेतिहर जो भूमिहीन भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े ज़मींदारों का उल्लेख हमें जो है किसमें मिलता है? बौद्ध कथाओं में मिलता है, जो कि पाली भाषा में पाली भाषा में मिली है नहीं, ये तो उसमें होगा ना, प्राकृत भाषा में। हाँ, तो हमें जो है कुल मिला के बौद्ध कथाओं से जो है भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों, बड़े ज़मींदारों के बारे में उल्लेख उनका मिलता है। फिर कुछ और जानकारी मिलती है, पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और ज़मींदारों के लिए किया जाता था। बड़े किसानों, बड़े-बड़े ज़मींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, ऐसा इन बौद्ध कथाओं से पता चलता है। ग्राम का जो प्रधान होता था, ग्राम प्रधान का पद जो है वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत यानी कि अ, दादा प्रधान है, तो पिता भी प्रधान होगा, उसका बेटा भी प्रधान होगा, उसका पुत्र भी प्रधान बनेगा। तो ये ऐसा चलता था कि टाइम टू टाइम ये चीज़ें वो पास ऑन होती रहती थी। तो गाँव का प्रधान का जो पद होता था वह वंशानुगत होता था। फिर इसी से जुड़ी जानकारी मिलती है हमें तमिल संगम साहित्य से। उसमें हमें क्या पता चलता है कि गाँव में रहने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों का जो उल्लेख है उसके बारे में मिलता है कि वेलालार बड़े जमींदार, हलवाहा, उलवर और दास अणिमई। हाँ, तो देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से विभिन्न वर्गों, यानी कि जो डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज़ थी, वर्ग थे गाँव में रहने वाले, वो उनको कैसे बुलाया जाता था या उनको कैसे किस-किस नामों से जाना जाता था। अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वेलालार कहा जाता था बड़े ज़मींदारों को, हलवाहा कहा जाता था उलवर हलवाहा या उलवर दास और अणिमई, इस तरह के नाम किसके लिए यूज़ किए जाते थे? छोटे किसानों या फिर भूमिहीन किसानों के लिए। हाँ, यहाँ पे भूमिहीन ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि दास भी कहा जाता था, दास अणिमई कहा जाता था, उलवर कहा जाता था, हलवाहा कहा जाता था। किसे? भूमिहीन किसानों को, जो कि एक तरीके से मज़दूरी ही किया करते होंगे। तो वेलालार, बड़े ज़मींदार, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बड़े ज़मींदारों को संगम साहित्य के अनुसार गाँव में रहने वाले बड़े समुदाय नहीं। हाँ, तो ऐसे पूछ सल एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेगा
कि तमिल संगम साहित्य के अनुसार वेलालार किन्हें कहा जाता था? बड़े जमींदार या किसान, भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, इस तरह से नाम यूज़ कर लेगा और एमसीक्यू बना देगा। तो इसलिए याद रखना है कि वेलालार बड़े जमींदारों के लिए यूज़ किया गया है, हलवाहा, उल्वर, दास, अणिमई ये यूज़ किया गया है भूमिहीन किसानों के लिए। ठीक है? तो अब ये जो वर्गों की भिन्नताएँ, जो गाँव में रहने वाले लोग थे, अगर उनकी बात करें, जो गाँव में रहने वाले लोग थे जिनके विभिन्न वर्गों में विभाजित थे, तो इनमें जो विभिन्नता थी, मतलब जो इनके बीच में डिफरेंस था, मतलब जो अंतर था वो किस बेसिस पे था? तो ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि ये विभिन्नता स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के आधार पर थी। ठीक है? कैसे? ग्रामीण इलाकों में जो भिन्नता थी वो कैसी थी? एक तो स्वामित्व के आधार पर, अगर किसी के पास जमीनें बहुत सारी हैं तो वो जमींदार हो जाएगा। अगर श्रम करता है तो वो दास होगा, भूमिहीन श्रमिक है। और किसी के पास हाई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो अमीर बन गया है, उसकी स्थिति सुधर गई, तो उस केस में भी जो है भिन्नता देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर तीनों वर्ग थे, बड़े किसान भी थे, बड़े जमींदार भी थे, छोटे किसान थे, छोटे किसान जिनके जिनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ भूमि हो, छोटे किसान। ठीक है? और फिर भूमिहीन मजदूर या दास भी कहा जा सकता है। तो ये लोग जो है इस तरीके से समाज में विभाजित थे। इसके अलावा शिल्पकार और अन्य चीज़ लोहार, बढ़ई वगैरह इसमें आएँगे, वो अलग है। तो इसमें एक चीज़ और दी गई है गृहपति के बारे में। गृहपति बड़े किसानों के लिए यूज़ किया जा सकता है, मुखिया के लिए यूज़ किया जा सकता है गाँव के। जो बड़ा ज़मींदार है वही मुखिया भी होता था, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो गृहपति। तो गृहपति घर का मुखिया होता था। ठीक है? तो अब हाँ, यहाँ पे पैट्रियार्की की बात की गई है, यानी कि पितृ वंशिकता। ठीक है? तो यहाँ पे बात की गई है पितृवंशिकता की। पितृवंशिकता क्या होती है? कि जिसमें जो है महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होगा? पुरुष का होगा, प्लस उस और ये पास ऑन भी होगा, वंशानुगत होगा, मतलब कि अ, एक प प प पिता के बाद हुँ, पिता के बाद उसके पुत्रों को ये सारी चीज़ें या ये सारी ज़िम्मेदारियाँ पास ऑन हो जाएँगी। जो उसका घर का बड़ा बेटा होगा उसको ज़मीनें हो गई, जायदाद हो गई और घर का जो नियंत्रण है वो भी उसी के पास रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों का पता चलता है। फिर घर से जुड़े भूमि, जानवर और जो वस्तुओं का मालिकाना हक जो है गृहपति यानी घर के मुखिया के पास ही होता था। और नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों, व्यापारियों के लिए भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। चाहे वो शहरों में रहते हो, यानी कि पितृवंशिकता पैट्रियार्की थी। मतलब सारी ज़िम्मेदारियाँ या सारे नियंत्रण जो है वो पुरुषों के हाथ में ही थे। वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। फिर आ जाओ नीचे। तो यहाँ पर अगर देखें तो भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस मिलेगा प्रभावती गुप्त का। ठीक है? यहाँ पे हमने समझ लिया कि पैट्रियार्की थी, गृहपति जो है पुरुष होता था, वो घर का मुखिया होता था। ठीक है? इससे पहले ग्रामीण समाज में जो भिन्नताएँ थी वो इस तरह की थी कि बड़े ज़मींदार, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ईसवी की आरंभिक शताब्दी यानी कि 0 से जब हम 1, 2, 3 आगे बढ़ेंगे टाइम में, तो वहाँ पे हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। किसकी? भूमिदान की। तो भूमिदान की जानकारियाँ जो है हमें अभिलेखों, पत्थरों पर लिखे हुए मिले हैं, ताम्रपत्रों पर लिखा हुआ मिला है। भूमिदान के प्रमाणों से पता चलता है कि ये धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान था।
लेकिन ये लोग आम लोगों को भी दान किया करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं को दान किया करते थे, ये आम लोगों को भी दान किया करते थे। तो 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों में कुछ अंशों में जो है, चाहे वो अंश हो संस्कृत के, तमिल के, तेलुगु के स्थानीय भाषाओं में मिले हैं, जिसमें इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। ठीक है? तो उसी में से एक ज़िक्र है प्रभावती गुप्त का। तो आरंभिक भारत में ये एक ऐसी पहली महिला थी जिसने भूमि दान किया, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय जो है भूमि दान का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो भी महिलाओं द्वारा भूमिदान का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है दक्कन के वाकाटाक परिवार में कर दिया गया था, और शासन शासक वंश से जो है इसका रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये हुआ। उसके बाद जो है धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से महिलाओं को भूमि या संपत्ति पर जो है स्वतंत्र अधिकार नहीं था। कहने का मतलब है कि महिलाओं के पास किसी प्रकार के संपत्ति के अधिकार नहीं थे, चाहे वो भूमि का हो या घर का हो। इस तरह की चीज़ों को वो स्वतंत्र रूप से उसका उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती थी। जितनी भी चीज़ें उनको मिली हैं या दान में उनको विवाह के बाद मिली हैं, वो सारी की सारी उसके पति को बिलॉन्ग करेगी। वही डिसीज़न लेगा कि इसका करना क्या है। लेकिन प्रभावती के केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। ठीक है? तो ये ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई स्त्री जो है दान कर रही है। क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है, इतिहासकार बताते हैं कि हो सकता है क्योंकि वह रानी थी, इसलिए जो है उसने भूमि दान की। और धर्मशास्त्रों में ये जो नियम है स्त्री धन के बारे में, ये और अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी इसे छोड़ देते हैं। बाकी हाँ, हमें यहाँ पे ये पता चलता है एक्सेप्शनल केस था। धर्मशास्त्रों में स्त्री के पास संपत्ति के अधिकारों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। बस ये इतिहासकार ये बोलते हैं कि जो धर्मशास्त्र के नियम थे वो हो सकता है आम लोगों पर ज़्यादा कड़ाई से लागू कराए जाते हों, जबकि अ, राजा-महाराजाओं या शासकों के लिए इस तरह की चीज़ें कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो उसे मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। इसके कई सारे एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो प्रभावती गुप्त के बारे में बस हमें ये समझना है कि इन्होंने भूमि दान की, और ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इस तरह के अधिकारों का इस्तेमाल अपने टाइम पर किया, जो कि उस समय इतना प्रचलन में नहीं था। तो जो है हमें और भी कई सारी जानकारियाँ भूमि दान से जुड़ी हुई मिलती हैं इसी टाइम पर। जैसे भूमि दान दान के विषय में बात करें, तो भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में भी भूमिदान की जाती थी, बड़े-बड़े दान भी दिए जाते थे, भूमि के नापन के आधार पर, ऐसा पता चलता है। साथ ही साथ जो है भूमिदान क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलता है। मतलब भूमिदान के विषय में ये था कि राजा या शासक जो है भूमिदान कई सारे रीज़न्स की वजह से किया करते थे। इतिहासकार उसी के बारे में बताते हैं कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। मतलब कि कृषि का विस्तार करने के लिए भी शासक कई बार भूमिदान किया करते थे। फिर उसके बाद भूमिदान शासक जो है राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए भी किया करते थे। मतलब इसके ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि वो लोग जो है भूमिदान इसलिए भी करते थे ताकि उनकी जो कंट्रोल है, उनका जो एक तरीके से प्रभाव है वो जनता के बीच में बढ़े। तो इसलिए भी भूमिदान किया जाता था। तो इसकी कई सारी जानकारी हमें मिलती है। राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर का मानव प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए भी भूमिदान करते थे। ठीक है? और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका नियंत्रण जो है कहीं न कहीं, या उनकी शक्ति का नियंत्रण जो है जब ढीला होने लगता था, तो इस तरह के कई बार नाटक के रूप में भी वो लोग ऐसा ऑर्गेनाइज़ करते थे, ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ, देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए भी वो भूमिदान किया करते थे। तो ये सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से भूमिदान किया जाता था। और यहाँ पे एक 7th नंबर का स्रोत है, उसको भी समझ लेते हैं। एक छोटे गाँव का जीवन, हर्षचरित संस्कृत में अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है हर्षचरित, जो एक ग्रंथ है या एक तरीके से एक जीवनी मानेंगे इसे।
तो जीवनी है जिसे लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और ये कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन, उनके लिए लिखा गया है, उनकी जीवनी है, जिसे लिखा है बाणभट्ट ने। ठीक है? तो 7वीं शताब्दी के दौरान जो है बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे, और उस समय उन्होंने ये जो है हर्षचरित लिखा है। तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण ग्रंथ ही मान सकते हैं, एक तरीके से ग्रंथ हो जाता है, जिससे हमें जो है उस समय के शासन के बारे में पता चलता है, उस समय के शासक के बारे में पता चलता है। तो इसमें एक छोटे से गाँव का जीवन बताया हुआ है कि किस तरीके से, या आप पढ़ भी सकते हैं कि वहाँ पे लोग किस तरीके से जो है जंगलों से कई सारे उत्पाद जैसे अलसी, सन, शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, घास के गट्ठर या बोझ बनाकर लाते उन्होंने गाँव में बेचा करते थे। और इस तरीके से उनके जीवन यापन के लिए वो जंगलों में किस तरीके से जंगलों में खेती किया करते थे, कुदाल वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो उसका ज़िक्र है, इसको पढ़ लेना आप। अ उसके बाद जो सेकंड ये स्रोत है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रभावती गुप्त और दोगुन गाँव का ज़िक्र मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेखों में जब दोगुन गाँव के लोगों को के व अन्य वासियों को आदेश देती है। किसको? ब्राह्मणों को आदेश देती है, और दोगुन गाँव के अन्य वासियों को आदेश देती है। और उसमें वो कहती है कि पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे इस गाँव में। ठीक है? शासकीय अधिकारियों को यह गाँव घास देने, आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल, कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। मतलब वही इसमें स्त्री का कंट्रोल दिखाया हुआ है कि किस तरीके से प्रभावती का कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। सभी साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने की करने के राजसी अधिकारों को क्रियान्वित किए जाने से मुक्त हैं। मतलब कि इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रभावती गुप्त जो है इनको कई सारे कंट्रोल्स से आज़ाद कर देती है। ठीक है? तो इस टॉपिक में वही बताया हुआ है, वो है। और इसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से प्रभावती गुप्त एक इत स्त्री होकर भी उसका शासन व्यवस्था में कितना नियंत्रण है। एक्सेप्शनल केस, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था, उस समय नहीं होता था। फिर यहाँ पे एक वर्ड है अग्रहार। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। अग्रहार किसे कहा जाता है? भूमि का वह भाग होता है या भूभाग होता है जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। तो जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है उसे उस भूभाग को कहा जाता है। और अन्य प्रकार के कर इस भूमि के ब्राह्मणों से भूमि कर इस भूमि के लिए साथ ही साथ अन्य वसूलियाँ नहीं करी जाती। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का भी अधिकार था। तो अग्रहार वह भूमि होती है जिस पर कर नहीं लगता, ठीक है? और ये दान में दी जाने वाली भूमि होती है। दान दी जाती है खासकर किसको? ब्राह्मणों को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। फिर भूमिदान के प्रचलन वाला ही टॉपिक चल रहा था, तो उसके अलावा जो है कई सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच की जो झांकी हमें मिलती है उसमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, और ये ज़्यादातर घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे, तो इन पर इनका नियंत्रण नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तो वहाँ इनको ट्रैक करना मुश्किल था, चाहे वो शिकारी हों, मछुआरे हों, शिल्पकार हों, ये ट्रैवल किया करते थे। तो इनसे टैक्स वगैरह वसूलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। इनको घुमंतू टाइप के लोग माना जाता था। और जीवन और इनका जो सामान्य जीवन था वो वही अपनी सेवाएँ देकर या अपनी जो उनके पास उपज है या शिकार है उसको ये बेचकर उसके बदले अनाज ले लिया। इस तरह की चीज़ें किया करते थे, और उस समय जो है कॉमन पीपल में कॉमनर्स थे हुँ, जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में अगर बात करें तो ये लोग जो है विनिमय किया करते थे। यानी कि विनिमय क्या? वस्तु। क्योंकि ज़्यादातर जो धन होता था या पैसा होता था ये हायर क्लासेस के पास ज़्यादा होता था, गाँव के कुछ लोगों के पास ही धन या पैसा होता था। तो ज़्यादातर जो लेन-देन होता था वो
वस्तु के बदले वस्तु देकर ही किया जाता था। कॉमन मेंस में कॉमनली ये देखा जाता था जहाँ पर छोटा समाज है, क्योंकि वहाँ पर पैसा होना बहुत बड़ी बात थी और वो सबके पास नहीं हुआ करता था। ठीक है? तो ये हो गया कि किस तरीके से जो है ये पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार इनको ट्रैक करना मुश्किल हुआ करता था और इनसे कर भी वसूलना मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, फिर आता है नगर और व्यापार। अब जो है छठी शताब्दी के दौरान जो है काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ, परिवर्तन का काल माना जाता है। तो उसमें जो परिवर्तन के काल में ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आती है व्यापार या नगरों के विकास की या विस्तार की। तो उसमें जो है हमें ये पता चलता है कि नगर महाजनपदों की राजधानियाँ हुआ करते थे। नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। जैसे पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मगध की। तो ये नदी मार्ग पर स्थित थी, तो इसलिए आना-जाना आसान हो जाता था। इसी तरीके से उज्जैनी की बात करें तो ये जो है नगर भूतल मार्गों के किनारे बसा हुआ था, तो ज़मीन के रास्ते ये लोग ट्रैवल किया करते थे। रथों का इस्तेमाल करना, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना व्यापार के लिए किया जाता था। पुहार ये दक्षिण भारत की बात की गई है। वहाँ ये समुद्र तट पर स्थित था, तो समुद्री मार्गों द्वारा जो है व्यापार किया जाता था। इसी तरीके से मथुरा की बात कर लेते हैं, ये एक व्यापारिक केंद्र था उस समय। व्यापारिक केंद्र की तरह उभरा है, जो कि पहली बार जीवंत केंद्र माना गया है। तो व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है मथुरा को माना गया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि किस शहर को अ, मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसाय हाँ, मेनली इसमें ये पूछ सकता है कि किस शहर को व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया है, तो मथुरा लिख सकते हैं। प्लस जो है यहाँ पे एक पॉइंट है स्रोत टाइप का ही, जिसमें पाटलिपुत्र का जिक्र किया गया है कि पाटलिपुत्र चौथी शताब्दी तक आते-आते मौर्य वंश की राजधानी सबसे बड़ी एरिया हुआ करता था, सबसे बड़ी राजधानी थी। लेकिन जब 7वीं शताब्दी में ह्वेन सांग या ह्वेन सांग जिसे कहा जाता है, वो एक चीनी यात्री था। जब वो आता है पाटलिपुत्र तो वो उसे खंडर पाता है। मतलब कि पूरी राजधानी ही जो है एक तरीके से खंडर में तब्दील हो गई, उसे त्याग दिया गया, उस शहर को त्याग दिया गया। इसका ज़िक्र इसमें मिलता है। तो ये किसने ढूँढा या किसने बताया? ह्वेन-सांग ने। तो ऐसे पूछ सकता है कि किस यात्री ने पाटलिपुत्र को एक खंडर के रूप में पाया? तो कौन था? चीनी यात्री ह्वेन-सांग। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नगरीय जनसंख्या की बात कर लें, तो यहाँ पे कई बार ये वर्ड आ गया संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। संभ्रांत वर्ग एलिट क्लास को कहा जाता है, ठीक है? एलिट क्लास को जो है संभ्रांत वर्ग कहा जाता है। कुलीन वर्ग भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। कुलीन वर्ग वो जो धनवान होते हैं, चाहे वो हाँ, व्यापार के आधार पर धनवान हुए या फिर सत्ता में किसी अधिकारी के रूप में रहे हों और वो धनवान हो गए, उन्हें संभ्रांत कहा जाता है। और शिल्पकार, तो देखो यहाँ पर ये बताया हुआ कि किस तरीके से शासक वर्ग, राजा किलेबंद नगरों में रहा करते थे, ठीक है? और इनका वहीं से सारा सिस्टम चला करता था, नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन अगर बात करें शिल्पकारों की, तो ये लोग आम लोग हुआ करते थे जो कई सारी चीज़ें किया करते थे। जैसे मिट्टी के कटोरे, थाली इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। इसके अलावा चांदी, काँसे, तांबे, हाथीदाँत जैसी वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। उससे जो है चीज़ों को बनाया करते थे। इनका उपयोग जो है यही संभ्रांत वर्ग यानी कि अमीर लोगों द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे एक वर्ड आता है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी कि नॉर्थ ब्लैक वेयर, ठीक है? तो नॉर्थ ब्लैक पॉटरी वेयर भी कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और वर्ड होता होगा। तो ये क्या है? तो उत्तरी दक्षिणी कृष्णमार्जित पात्र उन्हें कहा जाता है जो स्पेसिफिकली इस टाइम पर बनाई जाती थी और पाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पाए गए जिन पर क्या हुआ चमकदार कलाइयाँ चढ़ी हुई हैं, जिनको कृष्णमार्जित पात्र कहा गया है। ये मिट्टी के कटोरे भी हो सकते हैं, थालियाँ भी हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली इसी टाइम पर बनाए जाते थे। ठीक है? तो उत्तरी कृष्ण मार्जित पार्थ का मतलब हो गया कि नॉर्थ ब्लैक, कृष्ण मतलब काला, ब्लैक मार्जित यानी कि पॉलिश्ड, हाँ, पॉलिश्ड वेयर। हाँ, इसको कहा जाता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेयर मतलब बर्तन, ठीक है?
तो ये सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पाए गए। द्वितीय शताब्दी ईसवी आते-आते हम जो है कई नगरों के छोटे-छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त करते हैं और दाता के नाम के साथ उनके व्यवसाय के बारे में भी पता चलता है। तो हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की या और वहाँ की जनसंख्या की, तो उन्होंने दान वगैरह भी दिए इन्हीं लोगों ने, उसका भी ज़िक्र यहाँ पर मिलता है। और फिर हमने अभी पढ़ा कि व्यापारिक मार्गों का इस्तेमाल होता था और व्यापार कहाँ होता था, तो केंद्र था मथुरा, फिर उसके बाद जो है उज्जैनी हो गया, ये रहा पुहार, ठीक है? उसके अलावा एक और नाम हमने पढ़ा था पाटलिपुत्र का। तो यहाँ पर जो है कुछ मार्ग जो है नदी पर थे, ठीक है? नदी नदी पर थे, कुछ जो है भूतल पर थे और कुछ जो है समुद्र पर थे, समुद्र मार्ग पर थे। तो इस तरीके से जो है व्यापार के कई सारे मार्ग डेवलप हो गए थे उस समय, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसी में ही जब हम व्यापार वगैरह की बात करते हैं, तो इसके अलावा भी कई सारे लोग हुआ करते थे, जैसे जो अपने-अपने पर्सनल काम किया करते थे, जो भूमि हुई हीन होते थे या फिर वो खेती नहीं किया करते थे, लेकिन बाकी कार्य किया करते थे। जैसे बुनकर हो गए, लीपक हो गए, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक व गुरु, व्यापारी। ये राजाओं के बारे में जो विवरण मिले हैं, उसमें लिखे होते थे, इनके कार्यों को बताया हुआ है। तो ये लोग अपने स्किल्स से, अपने जो कौशल है या शिल्पकारी है, उससे वो धन कमाया करते थे। फिर उसी में जो है उत्पादों और व्यापारियों का एक संघ भी डेवलप हो जाता है। जैसे अगर हम सिर्फ़ स्वर्णकार उठा लें या लौहकार उठा लें, तो इनका क्या प्रोसेस था, जो श्रेणी बन जाया करती थी। तो जैसे लौहकार या स्वर्णकार थे, वो कच्चा माल प्राप्त करेंगे, सोना का जो रॉ मटेरियल सोने का लाएँगे खरीद कर, उसे सामान बनाकर तैयार करने से लेकर बाज़ार में बेचने तक का जो प्रोसेस होता था, उसे शिल्पकारी कहा जाता था और उसी शिल्पकारी के अंदर ऐसी बहुत सारी श्रेणियाँ चला करती थी। श्रेणियाँ या गिल्ड कहा जाता है इन्हें, गिल्ड सिस्टम होता था। गिल्ड नहीं, गिल्ट होगा, गिल्ट हुआ करते थे। तो गिल्ट या श्रेणियाँ क्या थी, जिसमें अगर कोई सोने का काम करता है तो उसको उसका जितना भी प्रोसेसिंग है, सेलिंग है, ये सारा काम एक ही श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग करेंगे। तो ऐसे लोगों को सुनार कह दिया जाएगा, जो यही काम करते होंगे, जो सोने का काम करते होंगे, उन्हें सुनार कह दिया जाएगा। तो इस तरह के गिल्ड होते थे, लोहकार जो लोहे का काम करेगा, पुश्तैनी काम है, लोहार कर देगा। इस तरीके से और बुनकर, कढ़ाई, बढ़ई, इस तरह से सब लोगों का एक गिल्ड बना हुआ था। इससे क्या होता था कि इस इनके गिल्ड में जो भी लोग काम करते थे, उन्हें प्रॉपर टाइम पर पैसा मिलता था, उनको प्रॉपर टाइम पर काम मिलता रहता था, उनको किसी तरह का समस्या नहीं आती थी। एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था इनका, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद उपमहाद्वीप और उसके बाहर जो व्यापार था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको भी समझ लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नदी मार्गों, भूमार्गों का तो जाल बिछा ही हुआ था, लेकिन इसी के साथ जो है कई दिशाओं तक इनका व्यापार फैला हुआ था। मध्य एशिया हो गया, उसके अलावा समुद्र तट से होते-होते ये लोग इनका व्यापार उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया से लेकर यहाँ पे आएगा, यूरोप तक फैला हुआ था। हुँ। तो ये लोग जो है नदी मार्गों, चीन के साथ जो है चीनी मार्गों का इस्तेमाल भी किया करते थे। खाड़ी बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल करके लोग ट्रेड किया करते थे। फिर मैंने अभी बताया कि किस तरीके से इनका जो रिलेशंस था, वो दूर-दराज के इलाकों में था, यूरोप तक इनका रिलेशन था, उसका भी है। तमिल भाषा में एक मतस्थुवन और प्राकृत में सतवाहा और सेट्टी नाम के प्रसिद्ध व्यापारियों के अभिलेख प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। कारण क्या था? नमक, अनाज, कपड़ा, धातु जैसी जो चीज़ें थी या उत्पाद थे, उनको पत्थर, लकड़ी, जड़ी-बूटी जैसी अनेक प्रकार के सामानों के साथ दूर स्थानों तक
पहुँचाया जाता था या बेचा करते थे, जिसमें रोमन साम्राज्य तक के इनके रिलेशंस का पता चलता है। रोमन साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा ही है कि ये लोग जो है काली मिर्च की बहुत डिमांड किया करते थे, और इनके रिलेशंस जो है काली मिर्च के रिलेशंस का तो हमें पता ही है कि इनका कितनी डिमांड थी यूरोपीय देशों में। तो ये लोग जो है इसी तरह के जो व्यापारी थे, वो काली मिर्च हो गए, मसाले हो गए, कपड़े, जड़ी बूटियां, जिनकी डिमांड रोमन साम्राज्य में ज़्यादा थी, वहां तक ये लोग ले जाकर बेचा करते थे। ठीक है। इसमें सिर्फ यही नहीं शामिल है, इसके अलावा जो है सोने चांदी तांबी, सोने चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, रत्न हो गए। रत्न, आभूषण, और भी कई सारी चीजें ये लोग यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में बेचा करते थे। ठीक है। तो इसमें यही चीज यहाँ मालाबार तट के बारे में, जिसे आधुनिक केरल कहा गया है, तो मालाबार तट जो है भी इधर ही पड़ जाएगा। हम्म। तो यहाँ पर ये लोग ट्रेड ट्रेड किया करते थे। ये पूरा इलाका हो जाएगा, एक मिनट। तो जो मालाबार तट है वो यहाँ से पड़ेगा। ये केरल का इलाका है, यहाँ पर मालाबार तट है, और यहाँ से लोग जो है ये लोग यूरोपीय देशों के साथ व्यापार किया करते थे, उसका भी जिक्र हमें मिलता है। फिर इसमें ये बहुत सारी चीज़ें जहाज़ों पर लाद कर, बहुत सारी चीज़ें, सिक्कों, पुखरा, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबा, टीन, शीशे ये लोग आयात करते थे। और यहाँ से फिर हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, पारदर्शी पत्थर, हीरे, काले नग, कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। ठीक है। हम्म। तो अगर बात करें मालाबार तट की, तो मालाबार तट से ये लोग जो है कई सारी चीज़ें आयात करते थे, यानी कि बाहर से मंगाते थे, जैसे सिक्के हो गए, पुखराज, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबा, टीन, ये सारी चीज़ों को आयात किया जाता था। हाथी दांत, रेशमी वस्त्र हो गए, और इसके अलावा जो है हीरे, काले नग, कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात जो है इंडिया में किया जाता था, और उसको फिर परिष्कृत करके तैयार माल बनाकर उसे जो है वापस से अन्य देशों में बेचा जाता था। तो ये है, इसका भी अच्छा खासा इनका डील था। फिर इसी में आता है, जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रेड इतना ज़्यादा तगड़ा था इनका, तो जाहिर सी बात है ये लोग बड़ी मात्रा में सिक्कों का भी यूज़ किया करते होंगे। सिक्के लेन देन में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उस समय जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा चला करते थे, सोने चांदी के सिक्के। और उसी में फिर आता है चांदी और तांबे के आहा सिक्कों का जिक्र आता है। तो सबसे पहले जो है चांदी और तांबे के आहा सिक्के ढाले गए थे, ये हमें ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान ऐसे बहुत सारे सिक्के हमें मिलते हैं। तो सोने आहा सिक्कों पर बने प्रतीकों में मौर्य वंश के राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने में पता चलता है कि भारी मात्रा में राजाओं के चित्र उन सिक्कों पर मिलते हैं। फिर उसके अलावा व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों के ने भी इस प्रकार के कई सारे सिक्कों को छपवाया था, उनकी प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। फिर सिक्कों में हिंद यूनानी शासकों के भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी करने वाला कोई था, तो वो थे कुषाण शासक, मतलब उन्होंने अपने साम्राज्य में एक तरीके से प्रॉपरली उसे जारी किया। आकार और वजन में तत्कालीन रोम सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी गए सिक्के उसके बिल्कुल समान थे। यानी कि उसी टाइम के जो अन्य शासक थे, चाहे वो रोमन रोमन सम्राट हो, ईरान के पार्थियंस हो, उनके लेवल के सिक्के इन लोगों ने छापे थे। ठीक है। तो इनका लेन देन वही व्यापार है, बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में विनिमय के लिए ऑब्वियसली किया जाता था, ये तो हमें पता ही है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी संख्या में क्या मिला है? रोमन सिक्के मिले हैं।
अब इससे पता चलता है कि एक बड़ा व्यापारिक तंत्र जो है बना हुआ था उस समय, जिसके कारण बड़ी मात्रा में ये लोग ट्रेड जो है उन देशों के साथ भी किया करते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि और ऐसा कहा भी जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ एक टाइम पे हो गया। रोमन साम्राज्य के जो एक तरीके से पतन का जो एक कारण है वो ये भी है कि विलासी वस्तुओं की डिमांड इतनी ज़्यादा थी रोम में कि इन लोगों ने बड़ी मात्रा में बाहर के देशों के साथ संबंध स्थापित किए, ट्रेड किया और उसके कारण जो है उनका जो धन है, जो उसका उनका जो सोना है वो पूरा का पूरा एशियाई देशों में डंप हो गया, मतलब एक तरीके से चला गया और उनके पास सिर्फ़ वस्तुएँ रह गई और वस्तुएँ समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, तो इस कारण उनकी वैल्यू नहीं रही। तो एक समय के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि विलासिता की वस्तुओं का डिमांड रहा जिसकी वजह से पतन का कारण बना। क्योंकि सोना पूरा का पूरा सोना जो है इंडिया आ गया और ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने सुना भी होगा कि काली मिर्च इतनी ज़्यादा डिमांड में थी कि वो सोने के भाव में बिकती थी। मतलब 1 किलो सोने के बराबर ही 1 किलो काली मिर्च मिला करती थी। कुछ समय तक ऐसी डिमांड में थी वो। तो ये है। फिर पंजाब, हरियाणा में जो है हमें कुछ पता चलता है कि योधे जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के गणराज्य थे, वहाँ पर भी जो है बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के पाए गए हैं जिनका जो है इन लोगों ने छपवाया था। व्यापार में रुचि थी और उसकी सहभागिता विनिमय के लिए बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इस तरह के सिक्के छापे थे। फिर सोने के सबसे भव्य सिक्के जो छापे थे वो थे गुप्ता शासकों ने सबसे अच्छे उत्तम, अति उत्तम सोने की किस्म के सिक्के छापे थे जो कि ढलाई के बाद सबसे अच्छे सिक्के माने जाते थे। तो गुप्ता के सिक्के ये हैं, जो फुल फ्लेज्ड कॉइन थे जो इन्होंने छापे थे वो आज भी सबसे अच्छे सिक्के माने जाते हैं। इसमें एक साइड जो है देवी-देवताओं का चित्र है, दूसरी साइड शासकों का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है पहला आहा सिक्का, ये आप देख सकते हैं। तो ये है फिर हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है सिक्कों वगैरह के बारे में, तो मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे हमें जो है जानकारी मिलती है। चित्र ये लोग विश्लेषण करते हैं चित्र का, लिपि का, उसकी धातु किस प्रकार की है, कितना सोना यूज़ किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, कब बना था, ये सारी चीज़ों का काम जो है मुद्रा शास्त्र में होता है जिसमें सिक्कों का अध्ययन होता है। इसे इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ठीक है? तो ये हुआ, फिर उसके बाद मूल बातें क्या थीं? अब जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा, उसको लेकर सबसे जो बड़ी बात है, वो सब हो कैसे पाया? वो अभिलेखों के अर्थ निकाले जाने से हो पाया। ठीक है? तो उसमें फिर जो है जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कर लिया। तो ब्राह्मी लिपि के अध्ययन की बात करें, तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन अभिलेखों के आधार पर किया गया 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वान और भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि कि जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ उन्हें कहा जाता है जो हाथ से लिखी होती है, हस्तलिखित लिपियाँ होती हैं पेपर्स पर या क्या बोलते हैं ताम्रपत्रों पर जो लिखी हैं, उसको कलेक्ट किया गया और उसके आधार पर जो है फिर उसको पढ़ने यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने का काम शुरू हुआ। तो जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ जो है 1838 में निकाल लिया था। ठीक है? ये हुआ फिर इसके बाद इसी तरीके से खरोष्टी भाषा का भी या खरोष्टी लिपि का भी अर्थ जो है निकाला गया, जो कि इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी भाषा में लिखे थे। तो इन्होंने वही पांडुलिपियों को कलेक्ट किया, सिक्कों को कलेक्ट किया जिस पे लिपियाँ लिखी हुई थी। तो उन्हें एक ऐसा सिक्का मिला जिसमें यूनानी भाषा में और खरोष्टी भाषा में एक ही राजा का नाम जो कि था अपोलोडोटस लिखा हुआ था जिसमें वर्ड जो है एक जैसा सिमिलर सा दिख रहा था। तो प्रिंसेप ने इसी बेसिस पर जो है खरोष्टी भाषा का भी अर्थ निकाल लिया। तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसके बाद जो है हमें उस समय काल को समझने में, उस समय काल को पढ़ने में बहुत आसानी हो गई। तो ये थी अभिलेखों को पढ़े और समझे जाने की तरीके। तो सबसे पहले जैसे अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो अशोक का जो नाम था, तो जहाँ पर भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं वहाँ पे देवान प्रिय लिखा मिला है। देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, इस तरह के वर्ड्स मिले हैं और इनको फिर ट्रांसलेट किया गया और ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये अशोक के लिए प्रयुक्त नाम है, जो उन्होंने उस समय यूज़ किए होंगे। ठीक है? तो ये हुआ अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा, पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता थी। अतः वे
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है। तो कई मतलब जो भी अभिलेख एक टाइम पर अशोक के काल पर मिले, तो उनमें जो है सिमिलैरिटीज़ मिली। उनमें लिखावट की सिमिलैरिटीज़ मिली हैं। जैसे वो लोग उस समय कैसे लिखा करते थे, इस तरह से लिखा करते थे। तो इसमें जो सिमिलैरिटीज़ थी तो उन्हें लगा कि एक ही टाइम पर एक ही शासक ने लिखवाया है, इसलिए सिमिलैरिटीज़ हैं और इसी बेसिस पर वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो एक बार समझ लेते हैं कि अभिलेखों को जब लिखा जाता था तो उसमें बहुत सारी बातें जो है सत्य भी हो सकती हैं, असत्य भी हो सकती हैं। कई सारी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया हो, कई सारी चीज़ों को छुपाया गया हो, दबाया गया हो, वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं। प्लस हमें एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं मिलती उस समय के शासनकाल के बारे में और ये भी नहीं पता चलता कि उस समय कितने लोग पढ़े-लिखे थे, कितने लोग नहीं थे और ये जो अभिलेख थे या स्तंभ लेख थे, वो कहाँ लिखवाए जाते थे। कई बार इतिहासकार ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यापारिक मार्गों पर लिखवाए जाते होंगे। तो हो सकता है कि सब लोग उसे पढ़ते हुए जाते होंगे, हो सकता है कि बहुत कम लोग ही उसे पढ़ पाते हों। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ख़ास अंदाज़ा नहीं लगता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर बताया हुआ है सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड कि अभिलेखों में जो है कई बार कई सारी चीज़ों का पता नहीं चलता। जैसे अशोक के जो वेदना के जो अभिलेख हैं, वो कई जगह मिले हैं। युद्ध के प्रति उसकी मनोवृत्ति, उसके हृदय परिवर्तन के बारे में जो जानकारियाँ हैं, वो हमें मिलती हैं। लेकिन ये सारी जानकारी आधुनिक उड़ीसा, जो उस समय कलिंग था, जहाँ पर तक उसने विजय प्राप्त कर ली थी, वहाँ पर इस तरह के वेदना वाले अभिलेखों का परिलक्षण, यानी कि वहाँ पे इस तरह के अभिलेख नहीं मिलते। तो हो सकता है कि स्वयं एक तरीके से अशोक भी अपनी वेदना उस उतने एरिया तक नहीं प्रकट कर पाया हो या अपनी आप बात नहीं रख पाता हो, उसको भी किसी तरह का भय रहा हो। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हर जगह उसकी वेदनाओं के विषय में जानकारी नहीं मिलती। और यहाँ पे वही वेदना के विषय में स्रोत दिया हुआ है कि राजा की वेदना उसमें 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए। ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो सकता है कि ऐसा सच में हुआ हो, लेकिन एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं मिलती। फिर जो लास्ट टॉपिक आता है अभिलेखों की साक्ष्य सीमा, इसमें आप थोड़ा-सा बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न वो ये है कि ये लोग ना पीछे के टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे अभिलेखों की साक्ष्य सीमा क्या है? यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। और ये जो न सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो लिपियों का अध्ययन किस प्रकार किया गया, सिक्कों के बारे में पूछ लेंगे, तो यह पीछे से टॉपिक उठाते हैं क्योंकि अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग के मिड तक आते-आते चैप्टर के वो लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बोर हो गए, ध्यान नहीं दिया, कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छोड़ दिए या स्किप कर दिए और सीधा नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़ गए। तो ये चीज़ नहीं करनी है, एनसीईआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन पीछे से पूछे हुए मिलेंगे, ठीक है? तो ये है फिर इसी में ये जो टॉपिक है अभिलेखों की साक्ष्य सीमा की वो क्या है? तो अभिलेखों की साक्ष्य सीमा से मतलब है कि कई बार देखो पहली तो ये बात ये है कि अभिलेखों को ढूँढा जाना मुश्किल है, फिर उसका प्रिज़र्वेशन मुश्किल है क्योंकि उसको प्रिज़र्व करने में भी बहुत सारी प्रोसेस लगते हैं। फिर उसको प्रिज़र्वेशन के टाइम पर या जब उसे ढूँढा गया तो उसमें कई सारी लिपियों में अगर हल्के हाथ से लिखी गई है या उसपे जहाँ बहुत क्लीन तरीके से नहीं लिखी गई है, तो जो भाषा है वो पढ़ने में मुश्किल होगी उसे पढ़ने में उसके फिर पढ़ने में तो मुश्किल होगी ही होगी, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ निकालने में भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो लिखा गया है वो बहुत पहले लिखा गया है। कुछ किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इतिहासकारों का उसका भी अंदाज़ा नहीं लगता। तो वो एक ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि किस बारे में किस शासक ने किस विषय पर लिखा है। फिर और ऐसा भी है कि ना कुल अभिलेखों का अंश मात्र है कि हमें हज़ारों की संख्या में अभिलेख मिले हैं और हम सबको नहीं पढ़ पाए और जो पढ़ पाए हैं वो बस हज़ारों अभिलेखों में से जो है 1% 0.1% ही पढ़ पाए। ऐसे भी कई सारी बातें पता चलती है। फिर इतिहासकारों की जो दिलचस्पी है वो भी हमें देखने को मिलती है उस समय के बारे में कि राजनीतिक आर्थिक रूपों में महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो तो हमें मिलते हैं। लेकिन उसमें हमें जो है रोज़मर्रा की जीवन की जानकारी नहीं मिलती, सुख-दुःख के उल्लेख नहीं मिलते। हमें हमेशा बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन मिलता है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चलता कि
दैनिक जीवन कैसा था, उस समय के आम लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उनकी स्थितियाँ क्या थी, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। प्लस जो 20वीं सदी की बात करें, जैसे 19वीं सदी के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने प्रजाओं के इतिहास में रुचि दिखाई तो राजा प्रजाओं के बारे में लिखा। लेकिन जो 20वीं सदी यानी कि अब के जो इतिहासकार हैं, उनकी दिलचस्पी बदली हुई है। उनकी दिलचस्पी है किसमें? आर्थिक परिवर्तन के बारे में जानने की, सामाजिक भिन्नताओं के बारे में जानने की, उसमें कैसी किस तरह का उदय हुआ, भिन्नताएँ किस तरीके से, समाज कैसे उभर रहा था, जीवन शैली कैसी थी, उसके बारे में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। और अभी के जो हाल के दशकों के जो इतिहासकार हैं, उनकी रुचि है किस बारे में जानने की, वह सामाजिक हाशिए पर जो लोग हैं। सामाजिक हाशिए पर जो लोग थे, जैसे इसमें आदिवासी हो गए, ठीक है? जो आदिवासी ट्राइब्स हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, फिर जो निचली जातियों के लोग थे, उनकी स्थिति उस समय कैसी थी, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में वो लोग जानना चाहते हैं, आज के इतिहासकार। तो उन सब चीज़ों पर पुनर्विचार करते हैं ये लोग अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा और फिर एक नया पर्सपेक्टिव पेश करते हैं। तो यहीं तक था ये चैप्टर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें आई थिंक हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। एक जैसे यहाँ पे सारा डेटिंग दी गई है, ये भी समझ सकते हो कि जैसे छठी शताब्दी से 5वीं ईसा पूर्व जो है क्या हुआ था, धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहार सिक्के, इस तरीके से सबका टाइमलाइन दिया हुआ है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से आगे समय चलेगा और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट चैप्टर है वो भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला ही है, उसमें भी इस तरह की जानकारी मिलेगी। मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईसवी का ही है, लेकिन उसमें जानकारियाँ सामाजिक जीवन, विचार और विचारकों की है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है?